आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने मैथ से एक नया चैप्टर का नाम है आपका पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, चलो तो ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 11 होने वाला है आपके एनसीईआरटी के बुक से। कोई डाउट इसमें? चलो तो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एनसीईआरटी से एक नया चैप्टर मैथ का जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। और एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर आपका 11 है। ठीक है, और यदि आर.एस. अग्रवाल बुक के हिसाब से आप देखेंगे तो उसका नाम, उस बुक में इस चैप्टर का नाम मेंस्ट्रुएशन के नाम से है। ठीक है, खैर चैप्टर का नाम आर.एस. अग्रवाल में मेंस्ट्रुएशन लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? पेरीमीटर एंड एरिया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में कंटेंट जो है हमारा वो लगभग सेम है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे आज शुरू करेंगे इस चैप्टर को। और जैसा कि आपको मालूम है कि हर एक चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम लोग पहले उसके बेसिक से चीज़ों को समझ लेते हैं, है ना, ताकि हमारा एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन भी मिल जाए इस चैप्टर को लेकर, और ये भी मालूम चल जाए कि आखिर हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं पेरीमीटर और एरिया के बारे में। लेकिन अब आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो गया होगा कि सर ये पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग यहाँ पूरा का पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। बिल्कुल अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। लेकिन कुछ देर बाद, यानी कि 10-15 मिनट के बाद हम लोग अभी कुछ चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद आप जान जाएंगे कि आखिर पेरीमीटर होता क्या है और एरिया क्या होता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो यहाँ पे हम लोग पहले शुरुआत करेंगे अपने इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक से टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कुछ हमारे पास फिगर्स हैं, जैसे रेक्टिलिनियर फिगर्स हैं आपके पास, फिर से क्लोज्ड फिगर है, सिंपल फिगर है, उसके बाद फिर आपका आएगा पेरीमीटर, उसके बाद फिर आएगा आपका एरिया, फिर उसके बाद रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, अलग अलग प्रकार का सब कुछ आता चला जाएगा, है ना। तो बहुत कुछ अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे हर एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो पेरीमीटर को समझने से पहले और एरिया को समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स हैं जो कि आपको समझ लेना चाहिए, है ना, तब जाकर आपको ये चीज़ समझ में आएगा और ये चैप्टर भी फिर आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलिए तो पहले उन चीज़ों पर आप फोकस कीजिए जो कि आपको इस चैप्टर में बहुत परेशान करने वाला है। ठीक है, चलिए तो हमारा यहाँ पे आज का टॉपिक यहीं से शुरुआत होता है। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, सबसे पहला आपको पढ़ना है रेक्टिलिनियर फिगर के बारे में। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या होता है। रेक्टिलिनियर, RECTI, रेक्टिलिनियर, LINEAR, लीनियर, रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर फिगर क्या होता है जानिए इसके बारे में। देखिए आपके बुक में ना डेफिनेशन दिया हुआ है, थोड़ा सा लंबा तगड़ा डेफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे छोटा सा सिंपल डेफिनेशन अपने से लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप इसको देखिए ध्यान से कि आखिर रेक्टिलिनियर फिगर होता क्या है। अभी लिख देते हैं फिर समझाएंगे। ठीक है, तो अ फिगर विच इज made up of line segments. A figure which is made up of line segments is called rectilinear figure. रेक्टिलिनियर फिगर। तो अभी आप भी लिखते चलेंगे, अब समझेंगे हम लोग इसको ध्यान से कि क्या होता है रेक्टिलिनियर फिगर। ठीक है, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अ फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर। मतलब एक ऐसा फिगर जो किससे मिलकर बना हुआ होगा? लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होगा, उसी फिगर को हम लोग कहेंगे रेक्टिलिनियर फिगर। अब आपके मन में सवाल आ गया होगा कि सर लाइन सेगमेंट समझ में नहीं आ रहा है, क्या होता है। चलिए तो लाइन सेगमेंट होता है एक होता है फिर आपका लाइन और एक होता है आपका रे, है ना। तो इन तीनों को पहले हम आपको एक बार समझा देते हैं, उसके बाद आपको है ना फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपके हाँ लाइन्स एंड एंगल्स से चैप्टर था, उसमें हमने आपको पढ़ाया था
कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन होगा कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं, एक बार हम लोग यहाँ पे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, यहीं पे आप देख लीजिए। पहला होता है आपका चलो पहला बात कर लेते हैं लाइन के बारे में। पहले लाइन के बारे में ही बात कर लेते हैं। LINE लाइन क्या होता है। लाइन देखिए, आपको अभी एक फिगर यहाँ पे बना के दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए लाइन को समझने के लिए आपके पास सबसे बेहतरीन तरीका, आप एग्जांपल ले लीजिए, तुरंत आप समझ जाएंगे। ये क्या है बताइए? नहीं 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 नहीं, ये लाइन है, ये लाइन है। चलिए हम इसका कुछ नाम दे रहे हैं, सपोज A और B। अब बताते हैं ये लाइन क्यों है। देखिए याद कीजिए अपना चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जब दोनों तरफ एरो लगा हुआ हो, दोनों तरफ एरो का साइन लगा हुआ हो, उसको क्या समझेंगे हम लोग? लाइन समझेंगे। क्या समझेंगे? लाइन समझेंगे। और अब बताइए कि जब ये दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हमारा लाइन है, ये इधर भी आगे बढ़ाया जा सकता है और ये इधर भी आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो अब मेरा सवाल आपसे है कि क्या एक लाइन का जो लेंथ है वो फिक्स्ड रहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ तो कर दिया है, लेकिन दोनों तरफ क्या लगा हुआ है? एरो लगा हुआ है ना, एरो का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको जहां तक खींच के लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं। ये बोर्ड भी पार हो जाएगा, आपका घर पूरा आता चला जाएगा, लेकिन ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो अब बात समझ में आ गया लाइन क्या होता है। लाइन जब भी आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाए ना, दोनों तरफ एरो, तो समझ जाइएगा कि वो बात कर रहा है कि इसका लाइन का बात कर रहा है। और लाइन का क्या कभी भी लेंथ फिक्स होता है? नहीं होता। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम एक बार नोट करके लिख देते हैं, इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ। एक लाइन का जो लेंथ है वो फिक्स्ड नहीं होता है, इसको हम दोनों तरफ खींच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही होता है हमारा लाइन। अब लाइन को लिखने का तरीका भी हमने आपको बताया था लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में। कैसे लिखते थे याद कीजिए, क्या कुछ इस प्रकार से लिखते थे? जरा देखिए तो, AB लिखते थे। क्यों AB लिखे हैं? क्योंकि इस लाइन का दो हमने नाम दे दिया है, A और B। कुछ नाम तो होना चाहिए ना, केवल एरो बना के ऐसे केवल ऐसे छोड़ दीजिएगा तो कुछ कोई मायने है इसका? कोई मायने नहीं है। लेकिन यदि हमने यहाँ पे इसका नाम A और B दे दिया तो हम क्या बोलेंगे कि इस लाइन का नाम क्या है? AB लाइन का नाम है। ठीक है ना। चलिए, तो हमने आपको बताया था, कोई दिक्कत नहीं, आप भूल गए हैं तो दोबारा इसको रिवाइज कर लीजिए। पहले AB नाम है लाइन का, तो AB लिख देंगे, और छोटा सा फिगर जो है ना हम लोग यहाँ पे लाइन का बना लेंगे इसके ऊपर। ये हो गया हमारा इतना बड़े लाइन को लिखने का छोटा सा तरीका। यही होता है लिखने का, बात समझ रहे हो? तो ये हो गया हमारा लाइन के बारे में। कोई डाउट इसमें? तो लाइन क्या होता है समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद लाइन के बाद आता है आपका लाइन सेगमेंट। चलो लाइन सेगमेंट को छोड़ दो, पहले रे के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्यों रे के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है। ठीक है ना। रे के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है देखिए। इसके लिए भी हम आपके पास एक एग्जाम्पल देंगे और आप फटाक से इसको समझ भी जाइएगा। रे क्या होता है देखिए ध्यान से। इसका भी नाम हमने यहाँ पे A और B दे दिया सपोज। ठीक है, चलो इसको देख के क्या लग रहा है आपको? इसको देख के ये लग रहा है कि ये पॉइंट एक फिक्स है, इसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन इधर जो है ना एरो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि हम इसको AB को इधर की ओर जितना दूर तक लेके जाना चाहे लेके जा सकते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ है ना। तो रे में रे आपको क्या बताता है? रे आपको ये बताता है कि रे का एक पॉइंट जो है वो फिक्स रहेगा, लेकिन दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं रहेगा। उसको आप जहां तक खींच के लेके जाना चाहें आप वहां तक उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, रे आपका इधर भी जा सकता है, या फिर यदि हमने ऐसा बना दिया तो रे आपका इधर भी जा सकता है। कोई दिक्कत इसमें? तो लाइन और रे में फर्क क्या है केवल बताइए। लाइन और रे में फर्क यह है कि ये दोनों तरफ एक्सटेंड किया जा सकता है, दोनों तरफ इसको हम खींच सकते हैं। किसको? लाइन को। और रे में फर्क क्या है? रे में इसको केवल आप एक ही डायरेक्शन में खींच सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में। या तो आप इधर खींच लीजिए या तो आप
इधर खींच लीजिए, जिधर एरो बना हुआ रहेगा उधर ही हम लोग खींचेंगे इसको, कोई समस्या है इसमें। चलिए, तो रे को लिखने का तरीका क्या है, उसी तरीके से है। ए बी है तो ए बी पहले लिख दीजिए यहाँ पे, और छोटा सा एक रे का यहाँ पे फिगर बना दीजिए इसके ऊपर इस प्रकार से, और ये पॉइंट आप यहाँ पे फिक्स कर दीजिए। हो गया, कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा हाँ, क्या इसका लेंथ फिक्स होता है क्या? इसका भी लेंथ फिक्स नहीं है, इसका भी लेंथ फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है फिक्स भाई? क्योंकि देखो एक पॉइंट तो फिक्स है, ठीक है, अभी ये हो सकता है कि 10 सेंटीमीटर का हो, लेकिन हम इसको एक तरफ खींच भी तो सकते हैं। तो क्या हम लोग इसको खींचते चलेंगे खींचते चलेंगे खींचते चलेंगे तो क्या इसका कभी लेंथ फिक्स हुआ? कभी इसका लेंथ फिक्स नहीं होता है। तो लाइन का और रे का लेंथ कभी भी फिक्स नहीं होता है, हम इसको जहां तक लेके खींच के जाना चाहें लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये भी लिख लीजिए कि इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ, इसका भी जो है लेंथ वो फिक्स नहीं होता है। तो लाइन और रे में कोई दिक्कत अब नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद आपका आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, इसको भी समझाने के लिए हम एक एग्जांपल देंगे और आप तुरंत फटाक से इसको भी समझ जाइएगा। जैसे ये हो गया, इसका नाम दे दीजिए आप ए और बी, यही है आपका लाइन सेगमेंट। जब भी आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाए और लास्ट में 2 पॉइंट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसी को हम लोग कहेंगे लाइन सेगमेंट। कोई डाउट इसमें? तो चलिए आप बताइए, क्या लाइन सेगमेंट को हम इधर की ओर या फिर इधर की ओर बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं बढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं? क्योंकि एरो लगा ही नहीं हुआ है किधर भी। किधरों एरो है लगा हुआ क्या? नहीं है, कहीं पे एरो लगा हुआ नहीं। इसका मतलब कि हम लोग इसको कहीं भी बढ़ा नहीं सकते हैं, ये फिक्स रहता है। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको भी वही तरीका है, ए बी आपने नाम दिया है ना, तो ए बी लिख दीजिए पहले। ए बी लिखने के बाद छोटा सा जो है लाइन सेगमेंट ऊपर में बना दीजिए। हो गया, कोई समस्या यहाँ तक? बात समझ में आ रही है? चलिए, तो यहाँ से आपने क्या समझा यहाँ से? अच्छा हाँ, इसका क्या लेंथ फिक्स होता है या फिर फिक्स्ड नहीं होता है? बताइए क्या होगा इसका? हाँ, इसका लेंथ जो है फिक्स्ड होता है, इसको आप नहीं बढ़ा सकते हैं नहीं घटा सकते हैं। एक बार जितना आपने खींच दिया वो उतना ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए आप लिख लीजिए इट हैज फिक्स्ड लेंथ। इट हैज फिक्स्ड लेंथ, इसका जो लेंथ है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे इन तीनों चीजों को समझने के बाद अब हम लोग चलेंगे अपने इस डेफिनेशन पे, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, तो चलो अगर पहले फटाक से रिवाइज करवा दे रहे हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग इस पे। ये तीनों हमने यहाँ पे क्यों बताया? क्योंकि आपको इस चैप्टर में बहुत बार परेशान करेगा कि लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होता है ना। लेकिन इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करेगा वर्ड, वो परेशान करेगा लाइन सेगमेंट, ठीक है। चलिए, अब एक बार फटाक से समझ लीजिए लाइन कैसा होता है। इस प्रकार का देखने को मिल जाए समझ जाइएगा कि वो लाइन है, और लाइन को हम लोग दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो लेंथ है वो फिक्स नहीं है, जहां तक आप खींचना चाहते हैं वहां तक आप खींच लीजिए। लिखने का तरीका ये है शॉर्ट में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रे। इस प्रकार का डायग्राम देखने को मिल जाए जिसमें कि एक पॉइंट फिक्स होगा, एक पॉइंट फिक्स नहीं होगा, एक ही तरफ किधर भी जो है एरो लगा हुआ रहेगा। इसको देख के हम लोग बता देंगे कि वो एरो है, सॉरी रे है। लिखने का तरीका ये है। क्या इसका भी लेंथ फिक्स है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग इसको एक तरफ जहां तक लेके जाना चाहें वहां तक लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपका आता है लाइन सेगमेंट, यानी कि रे का भी जो है वो लेंथ फिक्स नहीं है। और उसके बाद आता है आपका लाइन सेगमेंट। क्या लाइन सेगमेंट का लेंथ फिक्स है? बिल्कुल है, क्योंकि ये इस प्रकार का दिखने में आपको आता है, जो कि दोनों पॉइंट क्या आपका फिक्स है, मतलब कि नहीं आप इसको घटा सकते हैं नहीं आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट यदि टेढ़ा रहा तो कुछ इस प्रकार का, क्या? हाँ, क्यों नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे देख लीजिएगा कि 2 एंड पॉइंट होना चाहिए। यदि ऐसा भी आपको देखने को मिल जाए और दोनों जगह पर एरो नहीं है, कुछ इस प्रकार का बिंदी लगा हुआ है, तो भी वो लाइन सेगमेंट है। सर्किल ये वाला नहीं, ये तो सर्किल अलग चीज है, ये सर्किल अलग चीज है।
सर्किल बेसिकली हमारा किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे पॉइंट से, है ना, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे लाइन सेगमेंट आपको टेढ़ा मिले सीधा मिले, बस ये देख लीजिएगा कि लास्ट में 2 एंड पॉइंट होना चाहिए, तब जाकर वो हमारा क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, चलिए सर्किल के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, सारा कुछ है इसी चैप्टर में। सर्किल है, रेक्टेंगल है, ट्रेपेजियम है, स्क्वायर है, सब कुछ इसमें, ट्रायंगल भी है। ठीक है, सब कुछ है। लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक तो जान लें, है ना। तो अब क्या लाइन, रे और लाइन सेगमेंट में कोई डाउट है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब चलिए इस डेफिनेशन पे, हम चाहते हैं ना तो ऐसे इसको निकाल सकते थे, लेकिन समझ में नहीं आता फिर, इसलिए हमको लगा कि ये तीनों चीज समझा देना चाहिए, है ना। आपने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में, एक बार रिवीजन भी हो गया आपका बहुत अच्छा खासा। अब एक बार ध्यान से इसको पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है अ प्लेन फिगर, सॉरी अ फिगर विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर। मतलब कि एक ऐसा फिगर जो कि किससे मिलकर बना हुआ होगा? लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ होगा। यानी कि अब बताओ कैसे वाले लाइन से मिलके बना होगा? इस वाले जैसे मिलके बने होंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर फिगर कहेंगे। एग्जांपल देखिए, ज्यादा समझ में आपको आएगा। रेक्टिलिनियर फिगर का एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे, यहीं पे लिख देते हैं। रेक्टिलिनियर फिगर का एग्जांपल बहुत सारा है हमारे पास, दुनिया भर का एग्जांपल है। जैसे पहला आपके पास हो गया आपका खुद एक ट्रायंगल। क्या ट्रायंगल में आपका यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। यहाँ पे एक पॉइंट होता है? बिल्कुल होता है। क्या यहाँ पे एक पॉइंट होता है? बिल्कुल होता है। तो अब जरा देखिए, तो पहले इन दोनों को देख लीजिए, क्या 2 एंड पॉइंट है? क्या आप इन दोनों को इधर और इधर बढ़ा सकते हैं? क्या नहीं बढ़ा सकते हैं, यानी कि ये क्या है आपका? लाइन सेगमेंट है। क्या कुछ इसी प्रकार का देखने में लग रहा है? क्या देखिए तो बिल्कुल लग रहा है। अब थोड़ा सा इधर वाला देख लीजिए, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, तो क्या ये लाइन सेगमेंट का एग्जांपल हुआ? बिल्कुल हुआ। इधर भी देख लीजिए, क्या ये लाइन सेगमेंट हुआ? बिल्कुल हुआ। ट्रायंगल हो गया आपका। फिर से आपका रेक्टेंगल हो गया, इसको भी आप देख लो, यहाँ पे भी पॉइंट होता है आपको मालूम है, यहाँ भी पॉइंट होता है आपको मालूम है, यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है। तो क्या ये भी आपका लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है? बिल्कुल मिलकर बना हुआ है। कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद आपका फिर से आपका ट्रेपेजियम देख लीजिए इसको, यहाँ भी आपका पॉइंट होता है, यहाँ भी पॉइंट होता है, यहाँ भी पॉइंट होता है और यहाँ भी पॉइंट होता है। तो क्या ये भी आपका लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है? तो रेक्टिलिनियर फिगर किस फिगर को कहेंगे? वो सारे के सारे फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ हो, उसी को हम लोग कहेंगे रेक्टिलिनियर फिगर। बात खत्म। कोई समस्या अब इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये था आपका रेक्टिलिनियर फिगर, यानी कि पहला वाला। उसके बाद फिर आपका आता है क्लोज्ड फिगर। सेकंड नंबर में आता है आपका क्लोज्ड फिगर। दूसरा यहां लिख देते हैं क्योंकि इधर जगह हमारा अब नहीं बचा है। क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर क्या है? देखिए नाम से मालूम चल रहा होगा, नाम से मालूम चल रहा होगा। क्या नाम से मालूम चल रहा है भाई? क्लोज मतलब क्या? बंद। फिगर का मतलब क्या? कोई डिजाइन होगा कुछ इस प्रकार का, है कि नहीं? तो इसका एग्जांपल, इसका डेफिनेशन भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अ फिगर, देखिए बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है आपका, जो कि अक्सर बुक वाला डेफिनेशन समझ में नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ पे अपना क्रिएट कर लेते हैं, है ना। अ फिगर विच हैज, a figure which has no free ends, a figure which has no free ends is called closed figure। चलो देखो यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है अ फिगर विच हैज नो फ्री एंड्स इज कॉल्ड क्लोज्ड फिगर। चलो एक, अच्छा यहाँ पे ना मेरे से एक चीज छूट गया है, यहाँ पे एक चीज आप लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। आ के बाद क्या छूट गया है भाई? देख लो यहाँ पे, अ रेक्टिलिनियर,
RACTILINEAR, रेक्टिलिनियर। अब पूरा हुआ, कैसे पढ़ना है इसको? अ रेक्टिलिनियर फिगर विच हैज नो फ्री एंड्स इज कॉल्ड क्लोज्ड फिगर। अब इसको समझिए ध्यान से। इस डेफिनेशन में ना रेक्टिलिनियर फिगर का भी इस्तेमाल हुआ है, नाम हुआ है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा पहले तो ये बताओ कि रेक्टिलिनियर फिगर का मतलब क्या? रेक्टिलिनियर फिगर का मतलब क्या? ऐसे फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होंगे, पहला बात ये हो गया है ना। दूसरा बात यहाँ पे क्या कहा गया है? ऐसे फिगर जिसका कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा, पहला बात ये। दूसरा, उसमें कोई भी फ्री एंड्स नहीं होना चाहिए। फ्री एंड्स का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ के ध्यान से, आपको तुरंत समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे बनाया था ट्रायंगल। हमने यहाँ पे क्या बनाया था? ट्रायंगल बनाया था। तो ट्रायंगल हम यदि यहाँ पे हम दोबारा बनाएं तो यहाँ पे हम आपको समझा सकते हैं कि क्लोज्ड फिगर क्या होता है। देखिए ध्यान से, पहला बात तो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है आर रेक्टिलिनियर फिगर। तो पहले तो ये बताओ, क्या ये हमारा एक रेक्टिलिनियर फिगर है ट्रायंगल? बताइए। बिल्कुल है। क्यों भाई? क्योंकि ये खुद लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, और जो फिगर लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर फिगर कहते हैं, है ना। तो ये ट्रायंगल अपने आप में क्या है? एक रेक्टिलिनियर फिगर है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ था? नो फ्री एंड्स। नो फ्री एंड्स का मतलब है कि वो किसी भी प्रकार से जो है ना खुला हुआ नहीं होना चाहिए। खुला हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे खुल गया ना, यहाँ पे देखो, खुल गया कि नहीं खुल गया? इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। इसी को, हाँ बिल्कुल। देखिए ये जो आपका अभी ट्रायंगल था, इस प्रकार का था ना अभी ट्रायंगल आपका यहाँ पे, तो ये अभी किसका एग्जांपल है? बताइए। रेक्टिलिनियर फिगर का एग्जांपल है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, कोई डाउट इसमें? लेकिन कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड फिगर किसको कहेंगे? जिसमें कि किसी भी प्रकार का फ्री एंड नहीं होना चाहिए। फ्री एंड का मतलब ये हो गया कि खुला हुआ नहीं होना चाहिए। खुला हुआ मतलब फ्री एंड, मतलब कि ये और ये जो दोनों फ्री नहीं होना चाहिए, दोनों आपस में बंद होना चाहिए। दोनों आपस में बंद होना चाहिए, उसी को हम लोग कहेंगे क्लोज्ड फिगर। यानी कि बिल्कुल वो बंद होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए। तो फ्री एंड का मतलब क्या हुआ? किसी भी प्रकार से उसमें खुला हुआ नहीं होना चाहिए, वो किसी न किसी प्रकार से बंद होना चाहिए, उसी को हम लोग कहेंगे क्लोज्ड फिगर। अब बात समझ में आया? चलिए अब एक बार दोबारा आप डेफिनेशन पे ध्यान लगाइए। क्या है लिखा हुआ था? अ रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर फिगर का मतलब क्या? कि जो फिगर लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ हो। और क्या ये फिगर आपका लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है? बिल्कुल मिलकर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या फ्री एंड होना चाहिए? फ्री एंड का मतलब क्या वो खुला हुआ होना चाहिए? नहीं, चारों तरफ से क्या होना चाहिए? चारों तरफ या फिर तीनों तरफ से बंद होना चाहिए, उसी को हम लोग कहेंगे क्लोज्ड फिगर। ये आपका क्लोज्ड फिगर का एग्जांपल है, ठीक है। आगे यहाँ पे हमने बनाया था रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल भी आपका किसका एग्जांपल हो जाएगा? क्लोज्ड फिगर का, क्योंकि ये भी चारों तरफ से क्या है हमारा? बंद है। देख लो, है कि नहीं बंद? उसके बाद आपने यहाँ पे एग्जांपल लिया था ट्रेपीजियम का, वो भी ले लो। क्या ट्रेपीजियम भी आपका एक क्लोज्ड फिगर का एग्जांपल है? बताइए। बिल्कुल है, क्योंकि भाई ये भी क्लोज्ड है, इसमें भी कहीं पे फ्री एंड नहीं है। मतलब क्या ये कहीं पे खुला हुआ है? क्या नहीं है, अभी खुल गया ये। तो क्या ये क्लोज्ड फिगर का एग्जांपल हुआ? अभी ये खुल गया तो फ्री एंड हो गया। तो क्या ये आपका क्लोज्ड फिगर का एग्जांपल हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोग इसको बंद कर देंगे, यानी कि इसके फ्री एंड्स को बंद कर देंगे, तब हमारा ये बन जाएगा क्लोज्ड फिगर का एग्जांपल। हो गया? क्लोज्ड फिगर क्या होता है मालूम, समझ गया? तो क्लोज्ड फिगर को सिंपली कैसे याद रखना है? इसका नाम पे ध्यान दीजिए पहले। क्लोज्ड फिगर, फिगर होगा लेकिन क्या होगा? वो चारों तरफ से या फिर तीनों तरफ से बंद होगा, बस कहीं से खुला हुआ नहीं होना चाहिए। बस बात खत्म, ठीक है। कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्लोज्ड फिगर के बाद आपका आता है सिंपल फिगर। सिंपल फिगर, चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तीसरे नंबर पे आपका आता है सिंपल फिगर। सिंपल सिंपल फिगर क्या है? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्या है सिंपल फिगर। सिंपल फिगर ना एक ऐसा फिगर है जिसके लाइन सेगमेंट आपस में इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं।
a figure in which its line segment does not intersect with each other अभी समझेंगे हम लोग इसको, with each other except EXCEPT है, ठीक है, except at a common end point। चल अब देखते हैं कि आखिर हमारा ये सिंपल फिगर एक्सेप्ट एट अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड, कर लो यहाँ पे, इज कॉल्ड सिंपल फिगर। चलिए अब इसको समझते हैं कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि अब फिगर, कोई एक फिगर होगा इन विच इट्स ए लाइन सेगमेंट does not intersect with each other except at a common end point is called simple figure। मतलब समझिए, अब एग्जांपल देते हैं, तुरंत आप समझ जाइएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, चलिए एग्जांपल हम दोबारा वही वाला ले लेते हैं, ऊपर वाला ही ले लेते हैं। जैसे आपका पहला था ट्राइंगल, तो ट्राइंगल आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, और ये आपका पॉइंट होता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने पहला पढ़ा रेक्टिलिनियर फिगर के बारे में, तो क्या रेक्टिलिनियर फिगर ये है? बिल्कुल है, क्योंकि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा क्लोज्ड फिगर, तो क्या ये खुद में एक क्लोज्ड फिगर है? बिल्कुल है, क्योंकि ये कहीं से खुला हुआ नहीं है, ठीक है। अब सिंपल फिगर क्या कहता है भाई? सिंपल फिगर ये कहता है सिंपली कि देखो भाई, एक फिगर होगा जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा, और उसका लाइन सेगमेंट जो आपस में है ना, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा। इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा, इसका मतलब ये हो गया कि दो लाइन सेगमेंट आपस में टकरा नहीं रहा होगा। बात समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? दो लाइन सेगमेंट आपस में टकरा नहीं रहा होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, यदि मैं यहाँ पर एक फिगर बनाऊं, फॉर एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, एक ये वाला और ये एक वाला, ठीक है, और इसको हम मिला देते हैं। जरा देखिए ध्यान से, तो इसका नाम कर देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो हमारा, अच्छा चलो एक और काम कर लो, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, और यहाँ पे भी पॉइंट है, ठीक है। तो अब हमको आप एक बार बताइए कि क्या हमारा ये बी ए एक लाइन सेगमेंट है? बिल्कुल है। उसी प्रकार से सी डी क्या एक लाइन सेगमेंट है? बिल्कुल है। उसी प्रकार से क्या बी डी हमारा एक लाइन सेगमेंट है? बिल्कुल है। उसी प्रकार से क्या ए सी हमारा लाइन सेगमेंट है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो ए सी और बी डी दोनों तो लाइन सेगमेंट ही है, लेकिन दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? इस पॉइंट पे हमारा क्या हो जा रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी कि टकरा जा रहा है। तो ये वाला फिगर हमारा सिंपल फिगर का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो सिंपल फिगर बेसिकली आपको क्या कहता है? सिंपल फिगर आपको बेसिकली ये कहता है कि देखो भाई, कोई भी एक फिगर होगा और उस फिगर का लाइन सेगमेंट आपस में क्या करना चाहिए? टकराना नहीं चाहिए। वो फिगर हमारा कहलाएगा सिंपल फिगर। सिंपल सी बात। तो अब जरा बताइए, क्या इस वाले फिगर में हमारा दो लाइन सेगमेंट आपस में कहीं पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है क्या? इस प्रकार से नहीं हो रहा है ना। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? सिंपल फिगर का। लेकिन ये वाला क्या सिंपल फिगर का एग्जांपल है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखिए, बी डी हमारा एक लाइन सेगमेंट है और ये ए सी हमारा क्या है? ये भी लाइन सेगमेंट है, लेकिन दोनों आपस में टकरा गया, बीचों बीच टकरा गया भाई। तो ये हमारा सिंपल फिगर का एग्जांपल नहीं है। कोई डाउट इसमें? चलिए, ये तो हो गया हमारा सिंपल फिगर। लेकिन इसमें ना एक चीज और लिखा हुआ है, आपके मन में सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर, चलिए नाम कर दीजिए फॉर एग्जांपल ए
बी और सी। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, बी सी भी तो हमारा एक लाइन सेगमेंट है, लेकिन दोनों हमारा जो है बी पॉइंट पे टकरा जा रहा है, तो ये कैसे हो गया हमारा एक सिंपल फिगर का एग्जांपल है? बिल्कुल ये सिंपल फिगर का ही एग्जांपल है, क्योंकि आप इसको ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट एट अ कॉमन एंड पॉइंट। एक्सेप्ट एट अ कॉमन एंड पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ध्यान से देखिए, ए बी लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट अंत वाला कौन सा है? बी भी तो है, और इसका भी बी सी का एंड पॉइंट एक कौन सा है? बी भी तो है। तो लाइन सेगमेंट हमारा बी सी और ए बी दोनों का एक कॉमन पॉइंट कौन सा है? बी। तो उस केस में दोनों वहां पे मिल सकते हैं, लेकिन कभी भी इस प्रकार से टकरा नहीं सकते हैं। तो सिंपल फिगर क्या कहता है, एक बार फिर से बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल फिगर पहली बात तो ये कहती है कि किसी भी फिगर का दो लाइन सेगमेंट आपस में बिल्कुल नहीं टकराना चाहिए, इस प्रकार से नहीं टकराना चाहिए। दूसरा बात ये कहता है कि दो लाइन सेगमेंट का जो एक कॉमन एंड पॉइंट है, यानी कि दोनों में जो कॉमन है, वहां पे यदि दो लाइन सेगमेंट आके मिल रहा है, उसमें कोई भी फर्क या फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें देखिए ध्यान से, क्या इसमें दो लाइन सेगमेंट कहीं पर भी इस प्रकार से टकरा रहा है? इस प्रकार से नहीं टकरा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है ए बी लाइन सेगमेंट का और बी सी लाइन सेगमेंट का दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है? बी। तो बी पे दोनों हमारा क्या हो जा रहा है? टकरा जा रहा है। लेकिन इस केस में ये सही है, दोनों का कॉमन पॉइंट आपस में टकरा सकता है, लेकिन कभी भी इस प्रकार से नहीं टकरा सकता। यही हमारा डेफिनेशन कहता है सिंपल फिगर का। अब कोई समस्या है इसमें? बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये हो गया हमारा सिंपल फिगर का एग्जाम्पल। सिंपल फिगर का एग्जाम्पल और बता सकते हैं क्या आप? रेक्टेंगल हो गया, ये वाला ट्रेपेजियम हो गया, ये सारा का सारा हमारा सिंपल फिगर का ही एग्जाम्पल है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे आप रेक्टेंगल फिर से बना सकते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। ये भी आपका जो है एक सिंपल फिगर का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें भी हमारा दो लाइन सेगमेंट बिल्कुल इस प्रकार से नहीं टकरा रहा है, लेकिन इसमें जो हमारा पॉइंट होगा वो भले ही दो लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट कॉमन हो सकता है, वहां पे हमारा दोनों इस प्रकार से टकरा रहा होगा, यहाँ पे वो चलेगा, डेफिनेशन में कहता है वो चलेगा, लेकिन इस प्रकार से टकराना नहीं चाहिए। उसके बाद आपका ट्रेपेजियम भी है, ये भी आपका जो है एक सिंपल फिगर का ही एग्जाम्पल है भाई, ठीक है। तो सिंपल फिगर को कैसे याद रखेंगे? सिंपल फिगर को केवल आप ये याद रखिए कि इसमें जो है कभी भी इस प्रकार से नहीं टकराना चाहिए, ठीक है, लेकिन दो लाइन सेगमेंट आके आपस में इस प्रकार से टकरा सकता है, दोनों का ये कॉमन पॉइंट हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार वाला चलेगा, लेकिन इस प्रकार से कभी नहीं टकराना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। इंटरसेक्ट का मतलब टकराना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई समस्या इसमें? अब बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया तीन प्रकार का फिगर, पहला था आपका रेक्टिलिनियर फिगर, दूसरा क्लोज फिगर और तीसरा सिंपल फिगर, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद हम लोग अब जानेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है, अब जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जगह का कमी है ना। चलिए अब देख लीजिए ध्यान से, हम इधर का मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इधर का केवल मिटा दे रहे हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इधर वाला तो आप कॉपी कर लीजिएगा, है ना, स्क्रीनशॉट आप तो ले लिए होंगे ऑनलाइन वाले बच्चे। अब कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दीजिए इधर, हमको इधर से केवल काम है। तो इसके बाद हमारा आता है अब पेरीमीटर, ठीक है, तीसरा नंबर तक हो गया। चौथे नंबर में आपका आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है देखिए, पहले इसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं, सिंपल सा एकदम।
perimeter of a figure, perimeter of a figure is the length of its boundary. क्या है ये बेसिकली, देखिए लिखा हुआ ध्यान से, पेरीमीटर ऑफ अ फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझेंगे हम लोग ध्यान से इसको। देखिए एग्जांपल के तौर पे आपके सामने हम लेते हैं एक बड़ा सा ट्रायंगल, इसका नाम दे देते हैं सपोज ए बी और सी, ठीक है। अब बताइए इस ट्रायंगल ए बी सी का बाउंड्री कौन है हमारा? बाउंड्री मतलब क्या होता है? जिस पे हम लोग चलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्रिकेट खेलते हैं तो बाउंड्री होता है ना, जिसमें कि जाके सट जाता है, बहुत चक्का होता है, और उसके ऊपर से चला गया ऑडियंस के पास तो वो छक्का हो गया, है ना। तो बताइए इस ट्रायंगल का बाउंड्री हमारा कौन है? यही तो है, ये लाल वाला है कि नहीं, ये बाउंड्री है ना। तो इस बाउंड्री के लेंथ को ही हम लोग क्या कहेंगे? पेरीमीटर कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यदि हमारा ए से लेकर बी तक कितना है, 4 मीटर है, और बी से लेकर 5 मीटर है, और ए से लेकर सी तक 6 मीटर है। तो इन सबको आप जब आपस में जोड़ दीजिएगा तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? वो इस ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर कहलाएगा। तो पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है? किसी भी फिगर का बाउंड्री पता कर लो, बाउंड्री का जो लेंथ है उसको पता कर लो। तो अब जरा बताइए कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हम लोगों के पास ए बी का वैल्यू 4 था, बी सी का वैल्यू 5 था, और सी ए का वैल्यू 6 था। तो इन सबको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 + 5 + 6 कितना आएगा? बराबर 6 × 10, 10 × 5 15, 15 मीटर। ये जो 15 मीटर आया है ये क्या है बता रहा है? ये बता रहा है लेंथ। क्या बता रहा है? लेंथ बता रहा है। और क्या बता रहा है? ये पेरीमीटर बता रहा है। किसका? इस ट्रायंगल एबीसी का। कोई समस्या इसमें? तो लिखेंगे कैसे भाई? लिखेंगे ऐसे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इस प्रकार से ट्रायंगल का छोटा सा यहाँ पे बना देंगे, ट्रायंगल ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 15 मीटर। बेसिकली आपको यहाँ पे पेरीमीटर ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी फिगर का क्या कर लो, जो उसका बाउंड्री है उसका वैल्यू पता कर लो और आपस में जोड़ दो, जो वैल्यू आएगा वही कहलाएगा उस फिगर का पेरीमीटर। हो गया बात खत्म, कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो पेरीमीटर हमारा बेसिकली यही चीज कहलाता है, ठीक है। चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, और यदि आपको जानना हो, यदि आपके पास ये एक रेक्टेंगल है, सपोज कीजिए ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, और ये 2 है, तो सबको आपस में क्या कर दो? ऐड कर दो। हालांकि इसका एक फॉर्मूला होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इससे हम लोग क्या पता कर लेंगे? उसका पेरीमीटर पता कर लेंगे, पेरीमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब यदि कोई चलते फिरते रोड पे आपसे पूछ ले कि पेरीमीटर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? किसी भी फिगर का जो बाउंड्री होता है उसके लेंथ को जब हम लोग पता कर लेते हैं उसी को हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। जैसे यहाँ पे आपने ट्रायंगल में देखा, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 6, उसको आपस में आपने जोड़ दिया, 15 मीटर आ गया। यही 15 मीटर हमारा क्या कहलाएगा? इस ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर कहलाएगा। कोई दिक्कत समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। पेरीमीटर तो आपको समझ में आ गया। अब चैप्टर का हेडिंग ही था आपका पहला पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी फिगर का जो बाउंड्री है उसके लेंथ को पता कर लो, वही हमारा होता है पेरीमीटर, ठीक है। अब आता है आपका एरिया। 5वें नंबर में आता है आपका एरिया। एरिया क्या होता है इसका भी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एरिया of a figure, area of a figure is the region enclosed
एरिया ऑफ अ फिगर इज द रीजन इनक्लोज्ड बाय द फिगर, बाय द फिगर। चलिए इसके बारे में समझ लीजिए आप। एग्जाम्पल देखिए, आपको तुरंत समझ में आएगा। चलिए सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, इसका कुछ आप नाम दे दीजिए, सपोज ए बी सी और डी। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या लिखा गया यहाँ पे, एरिया ऑफ अ फिगर इज द रीजन इनक्लोज्ड बाय द फिगर। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आप यहाँ पे रेक्टेंगल ए बी सी डी देख रहे हैं, इसके अंदर का जो एरिया है ना, इनक्लोज्ड का मतलब कहाँ कहाँ गया, इनक्लोज्ड का मतलब क्या, घेरे हुए, उसके अंदर में। तो जैसे देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल ए बी सी डी है, तो ये ए से यहाँ बी, फिर बी से सी से डी, डी और डी से ए, ये क्या है, इसका बाउंड्री है। तो बाउंड्री के अंदर जो हमारा एरिया है ना, उसी एरिया को हम लोग कहते हैं इनक्लोज्ड। इनक्लोज्ड मतलब क्या, चारों तरफ से घिरा हुआ। बात समझ रहे हो, जैसे हम लोग इस कोचिंग के भी अंदर में है, यानी कि इनक्लोज्ड है, बाहर हमारा चले जाएंगे तो इनक्लोज खत्म। ठीक है, तो इसके अंदर का जो एरिया है ना, जो आपका जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर वाले एरिया को हम लोग कहते हैं इनक्लोज्ड। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे भाई, इसी को हम लोग कहेंगे एरिया। किसका एरिया बताइए, इस रेक्टेंगल का एरिया। कोई दिक्कत इसमें, चलिए तो ये हो गया आपका एरिया। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या बता रहा है आपको, एरिया। तो एरिया किसको कहेंगे, कोई भी फिगर है, उस फिगर के अंदर वाले पोर्शन को ही हम लोग क्या कहेंगे, उस फिगर का एरिया कहेंगे। जैसे हमारे पास ये रेक्टेंगल था अभी यहाँ पे, तो रेक्टेंगल ए बी सी डी है ना, इसके अंदर का जो हमारा पोर्शन है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया कहेंगे। हो गया दिक्कत, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो पेरीमीटर एंड एरिया आपका चैप्टर का नाम था, तो आपने पेरीमीटर भी समझ लिया क्या होता है और एरिया भी आपने समझ लिया क्या होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं दो फिगर के बारे में, खास करके दो फिगर के बारे में। हालांकि फिगर तो और हमारा आता रहेगा, बहुत प्रकार का फिगर आएगा, लेकिन यहाँ पे पहले हम लोग बात करेंगे दो फिगर के बारे में। ठीक है, ये तो आपने पहले लिख लिया होगा, है ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग अभी पहले दो फिगर के बारे में बात करने वाले हैं। पहला फिगर है आपका रेक्टेंगल और दूसरा फिगर है आपका स्क्वायर। ठीक है, चलिए इन दोनों के बारे में पहले हम लोग बात कर लेते हैं। हालांकि फिगर आपके पास देखिए बहुत सारा फिगर है, ट्रेपीजियम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, काइट है, बहुत प्रकार का आपके पास फिगर है। काइट भी होता है एक फिगर, है ना। कुछ काइट आपका इस प्रकार का देखने में लगता है, देखिए जैसे आप काइट उड़ाते हैं ना, उसी प्रकार का ये भी देखने में आपको लगता है। ये भी आपका एक फिगर ही होता है, ये भी एक फिगर है जो कि आपको पढ़ना है मैथ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं, थोड़ा आगे क्लास में पढ़ना है आपको। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेक्टेंगल का। पांचवा हो गया, छठे नंबर में आप लिख सकते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फिगर कैसा होता है भाई, चलिए इसको देखिए यहाँ पे ध्यान से। एग्जाम्पल देखिए रेक्टेंगल का, इसका कुछ नाम ले लीजिए आप, ए बी सी डी। अच्छा, नाम लिखने का भी तरीका होता है। क्या तरीका है, हमने यहाँ पे देखिए ऑर्डर वाइज लिखा है, ए बी सी डी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ए बी यहाँ लिख दिया और सी वो यहाँ लिख देंगे। नहीं, ऐसे नहीं चलना है, ऐसे गलती हो जाएगा। ए बी सी डी यानी कि जिधर से आपने शुरुआत किया है उधर से आप चलिए। ठीक है, चलिए ये होता है तरीका। तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है मालूम है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी ये है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये भी दोनों आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब क्या हुआ भाई, इस साइड को और इस साइड को जब आप आपस में इसको लेके जाएंगे तो कभी भी आपस में टकराएगा नहीं, इसका मतलब होता है पैरेलल। ठीक है,
और ये एडी और बीसी, इन दोनों को जब आप आपस में ऊपर लेके इसे जाएंगे या फिर नीचे लेके आएंगे तो कभी भी ऐसे टकराएगा नहीं। यही होता है हमारा पैरेलल। जब दो लाइन को आप सीधे लेके जाइए और जब बिल्कुल वो कहीं पर टकरा ही नहीं रहा है या फिर उससे दूर नहीं भाग रहा है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है देख लीजिए। जैसे यहाँ पे ए बी जो है आपका वो पैरेलल है किसके, सी डी के। किसके, सी डी के। तो इसके बीच में हमको एक ऐसा साइन डालना पड़ता है, थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा। तो ये क्या बता रहा है हमको, ये बता रहा है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार से ये जो ए डी है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। पहला ये खासियत होता है रेक्टेंगल का। दूसरा खासियत क्या है, दूसरा खासियत ये है कि जितना ए बी होगा उतना ही आपका सी डी होगा, जितना आपका ए बी होगा उतना ही आपका सी डी होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यदि ए बी का लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो सी डी का भी वैल्यू कितना होगा, 5 ही होगा। ठीक है, उसके बाद फिर वही चीज इसमें भी है, जितना आपका ए डी होगा उतना ही आपका बी सी होगा। बात समझ में आ रही है, कोई समस्या है इसमें? तो ये प्रॉपर्टी है आपका रेक्टेंगल का। तो याद रखिएगा रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में हमारा अपोजिट वाला साइड पैरेलल होता है और इक्वल होता है। अपोजिट मतलब एक के सामने दूसरा वाला। जैसे यहाँ पे ए बी के सामने कौन सा है बताइए, सी डी है, और सी डी के सामने कौन सा, ए बी, यानी कि ये ए बी सी डी दोनों आमने सामने है ना, तो ये दोनों आपस में पैरेलल भी होंगे और दोनों आपस में इक्वल भी होंगे, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे दोनों पैरेलल भी है और दोनों आपस में इक्वल भी है। उसी प्रकार से आपका ए डी और आपका बी सी ये दोनों भी आपस में क्या है, अपोजिट वाले हैं, ये दोनों आपस में सामने सामने हैं, है ना, तो ये भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल के साथ साथ इक्वल होंगे लेंथ में। कोई समस्या इसमें? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं रेक्टेंगल के एरिया का। रेक्टेंगल का जब हम लोग एरिया निकालेंगे उसके लिए कुछ फॉर्मूला है ना। फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, एरिया आपको मालूम है क्या होता है, एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें लेंथ क्या है भाई, ब्रेथ क्या है देख लीजिए ध्यान से, ये होता है आपका लेंथ और ये वाला साइड होता है आपका ब्रेथ। तो इन दोनों का जो वैल्यू होगा उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये जो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ है वो स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। किस में निकलेगा, स्क्वायर यूनिट में। स्क्वायर यूनिट का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए 16 मीटर आया तो 16 मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से। स्क्वायर यूनिट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर लगा दो। और हमेशा याद रखिएगा एरिया जब भी निकलता है तो वो स्क्वायर में निकलता है, नहीं पेरीमीटर स्क्वायर में नहीं। पेरीमीटर हमेशा सिंपली 16 मीटर निकल जाएगा। मान लीजिए आपने पेरीमीटर निकाला किसी चीज का तो वो सिंपली 16 मीटर आ गया, लेकिन जब भी एरिया निकलेगा वो आपका स्क्वायर में निकलता है। और जब भी आपका वॉल्यूम निकलता है वो क्यूब में निकलता है। किस में निकलेगा, क्यूब में निकलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एरिया का तो वो स्क्वायर में निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, किसका, एरिया हो गया किसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है आपका पेरीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है मालूम है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इसका फॉर्मूला होता है, अच्छा यहाँ पे ना इस चीज को भी आप ध्यान में रखिए, लेंथ को हम लोग शॉर्ट में डिनोट करते हैं स्मॉल एल से और ब्रेथ को स्मॉल बी से। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। और पेरीमीटर इसका होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब सिंपली क्या, सिंपली 16 मीटर, 17 मीटर, 18 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, इस प्रकार से। इसमें स्क्वायर और क्यूब नहीं लगता है, पेरीमीटर में ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। तो आपको करना क्या है, पहले पेरीमीटर निकालने के लिए रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ दोनों का आपस में ऐड कर दो,
और ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा काम खत्म। ठीक है, तो ये बात था हमारा रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल के बाद आता है हमारा स्क्वायर, 7वें नंबर में स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल देखिए, तुरंत आपको समझ में आएगा। और आपको मालूम है स्क्वायर का चारों साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका भी आप कुछ नाम दे दीजिए, सपोज A B C D। कुछ गलती किए हैं क्या इसमें हम? हाँ, गलती किए हैं ऑर्डर में, क्योंकि आपको A B या C यहाँ लिखना था, है ना, तो हम जान के किए ताकि आपको समझ में आ जाए। हालांकि ये भी सही होता है, लेकिन थोड़ा सा तरीका होता है ना लिखने का, है ना। तो यहाँ पे आप लिखिए C और यहाँ पे D, अच्छा लगता है देखने में, ऑर्डर वाइज लग रहा है। ठीक है, तो ये ABCD आपका क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, और स्क्वायर का खासियत ये होता है, स्क्वायर का खासियत ये होता है कि ये साइड आपस में क्या होंगे, पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, है ना। और ये साइड भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल के साथ साथ इक्वल होंगे। और आपको एक बात तो बिल्कुल मालूम है भाई कि जितना साइड हमारा ये होगा उतना ही ये, उतना ही ये और उतना ही ये, क्योंकि स्क्वायर का चारों साइड आपस में इक्वल होता है। तो सपोज कीजिए कि आप इस साइड को क्या मानते हैं, ए मतलब क्या, उसका लेंथ। ठीक है, तो ये भी कितना होगा, ए, ये भी ए, ये भी ए, यानी कि चारों साइड क्या होते हैं हमारे, बराबर होते हैं। तो यदि ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, देख लीजिए, कहाँ पे लिख दें, चलो यहीं पे लिख दे रहे हैं। इसमें हमारा जो ए बी है वो पैरेलल है किसके साथ बताइए, सी डी के साथ पैरेलल है भाई, क्योंकि इनको और इनको आपस में आप बढ़ाइएगा, कभी भी आपस में टकराएगा नहीं और दूर भी नहीं भागेगा। उसी प्रकार से हमारा जो एडी है वो भी पैरेलल है किसके साथ, बीसी के साथ, वो भी पैरेलल है। ये पहला केस हुआ हमारा। दूसरा केस इसमें क्या है, दूसरा केस इसमें हमारा ये है कि जितना ए बी होगा उतना ही बी सी होगा, उतना ही सी डी होगा, उतना ही डी ए होगा। मतलब क्या हुआ, मतलब कि चारों साइड हमारा आपस में इक्वल है। देख लो, कोई डाउट इसमें, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये 10 तो ये भी 10, तो ये भी 10, तो ये भी 10। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके एरिया और पेरीमीटर के बारे में। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, नहीं ध्यान से बोलिए, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। कहना सही है आपका, साइड इंटू साइड मतलब क्या, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने साइड को क्या माना है, यहाँ पे आपके पास जो ये स्क्वायर है आपने नाम दे दिया ए बी सी डी, तो स्क्वायर का नाम क्या हो गया, ए बी सी डी। और हर एक साइड को आपने क्या मान लिया है, ए मान लिया, यानी कि ये 10 तो ये भी 10, तो ये भी 10, तो ये भी 10, है ना। तो साइड का स्क्वायर कर दो, जो वैल्यू आएगा वही होगा उस स्क्वायर का एरिया। तो यहाँ पे आपका साइड क्या है, ए, है ना। तो ए का आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, बस सिंपल सी बात, और कुछ नहीं इसमें। हो गया बात खत्म, है ना। उसके बाद फिर आपका ये स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा। ये स्क्वायर यूनिट में क्यों भाई, क्योंकि एरिया हमारा हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है। साइड इंटू साइड का मतलब ही हुआ साइड का स्क्वायर। आपका कहना सही है, साइड इंटू साइड, और ये मल्टीप्लाई में है ए इंटू ए, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, वही बात तो है। आपका कहना सही है, साइड इंटू साइड होता है, उसी को हमने यहाँ पे अलग तरीके से लिख दिया है, बस वही चीज़ है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलो एक बार एग्जांपल के तौर पे बता दे रहे हैं। मान लो, सपोज करो कि इस स्क्वायर का जो चारों साइड है वो 4 मीटर के बराबर है ना। तो ए के जगह पे क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे, उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 16। चलो एक और काम कर लो, सपोज करो कि ये हमारा 4 मीटर था, ठीक है, 4 मीटर था, तो 4 का स्क्वायर करेंगे आप कितना का, 16, तो 16 मीटर स्क्वायर हो गया। हमने क्या किया यहाँ पे, एग्जाम्पल लिया बस कि हर एक साइड कितना है, 4 मीटर है,
तो 4 का आप स्क्वायर करेंगे, क्योंकि ए का वैल्यू कितना 4, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, और किस में था आपका मीटर में, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग सवालों को बनाएंगे ना तो और समझ में आएगा, है ना, अलग अलग प्रकार का सवाल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। खैर उतना अभी दिमाग नहीं लगाना है, सवालों का सिलसिला हमारा चलेगा, उस समय हम लोग इसको गहराई से देखेंगे। खैर फिलहाल तो ये बताइए कि ये चीज आपको समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें? तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर कर दो, यानी कि ए का स्क्वायर कर दो, वही हमारा होता है। ए का स्क्वायर करने का मतलब क्या है यहाँ पे, साइड का स्क्वायर, क्योंकि हमने यहाँ पे साइड को ही ए माना था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, बताइए, कोई बता सकता है? वेरी गुड, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, और यहाँ पे केवल यूनिट। क्यों यूनिट? क्योंकि पेरीमीटर हमेशा किस में निकलेगा, यूनिट में निकलेगा। एरिया हमेशा किस में निकलेगा, स्क्वायर में। वॉल्यूम हमेशा किस में निकलेगा, क्यूब में। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो ये हो गया आपका पूरी तरीके से स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है आपका 4 इंटू ए, 4 से मल्टीप्लाई कर दो ए को, ए मतलब साइड, उस स्क्वायर का साइड, उसको मल्टीप्लाई कर दो और ये आपका वैल्यू निकाल के दे देगा जो कहलाएगा पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने 7 नंबर तक जो है आज के क्लास में बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़े हैं हम लोग, अलग अलग प्रकार के फिगर्स के बारे में पढ़े हैं हम लोग, है ना। उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे आपको 2 फिगर का पूरी तरीके से डिटेल दे दिया है, पहला आपका रेक्टेंगल, दूसरा स्क्वायर। ठीक है, और भी आएगा फिगर, ट्रायंगल भी आएगा, ट्रेपीजियम भी आएगा, और अलग अलग प्रकार का फिगर आएगा, उसको हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने रेक्टेंगल और स्क्वायर का बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लिए हैं, उसके प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने देखा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं। ठीक है, चलो, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको अपने कॉपी में मेंशन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है ना, और आपका रिवीजन भी फटाफट हो जाएगा। कभी भी आप इसको पलट के देखेगा तो रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। और यहाँ तक जो भी हम लोगों ने समझा है, 7 नंबर तक में जो भी हम लोगों ने समझा है, इसी से रिलेटेड हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर और कुछ फिगर के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल रूप में पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस